बच्चों, मैं हूँ आपकी रोशनी मैम और मैं आपको भाषा, बोली और लिपि के बारे में समझाने वाली हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगी और इसके जवाब भी मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, किसी भी एग्ज़ाम में छोटे छोटे सवाल जो होते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो आसानी से आप समझ लेंगे और उसके जवाब भी दे देंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं भाषा की बात। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वो साधन है जिससे हम उन्हें बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को सुनकर व पढ़कर जान सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि बिना भाषा के मनुष्य ना तो अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और ना ही दूसरों के मन की बात को जान सकता है। इसीलिए भाषा ही ऐसा साधन है जिससे हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा के प्रकार भी होते हैं, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, जिसके दो प्रकार होते हैं भाषा के। एक तो मौखिक भाषा और दूसरा इसका प्रकार होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का रूप मौखिक होता है और लिखित भाषा का रूप लिखित रूप होता है। मौखिक रूप से तात्पर्य ये है कि हम उसको मौखिक रूप में ही हम उसका जवाब दे सकते हैं, लिखित रूप में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम उसको ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा को, और लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज कहते हैं। मौखिक भाषा होती क्या है बच्चों, तो उसको जानने के लिए हम उसे की मौखिक भाषा होती क्या है। जिस भाषा को बोलकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हमने कोई भी बात कही और हमने उसे बोला, दूसरे ने उसे सुना, हमने बोला और उसने सुना, तो हमने अपने विचारों का आदान प्रदान करा। हमने उसकी बात सुनी और दूसरे व्यक्ति की, और हमारी बात उस व्यक्ति ने सुनी। तो यही बोलने के आदान प्रदान को ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल, भाषण देकर नेता ने पुरस्कार बांटे। एक नेता भीड़ में किसी जनता को संबोधित करता है तो भाषण के द्वारा, यानी अपनी वो बोलने की शक्ति के द्वारा ही इतने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है। तो ये मौखिक भाषा का बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल है, दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चों, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में दादी जी, नानी जी बच्चों को कहानी के द्वारा ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और जिसके द्वारा बच्चे सीखते थे और प्रेरणा भी लेते थे और अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य उन्हीं कहानियों के माध्यम से करते थे। तो ये भी मौखिक भाषा का बहुत अच्छा। अब हम लिखित भाषा को समझते हैं। लिख कर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाता है। कोई भी बात हम लिख कर दूसरे तक पहुंचाएं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे रीना पत्र लिख रही है, तो पहला एग्जाम्पल में मैंने रीना पत्र लिख रही है, मतलब पत्र के माध्यम से वो अपनी टीचर को, अपनी मम्मी को, किसी को भी अपने मन की बात बता रही है। तो ये लिखित भाषा का अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह रजत गृह कार्य कर रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें रजत जो काम कर रहा है, अपनी कॉपी पर काम कर रहा है बच्चों, तो वो लिख कर रहा है। तो ये लिखित भाषा है। इसका लिखित भाषा के और एग्जाम्पल हैं, जैसे पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र आदि। तो इसमें हम किसी भी लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और उसके विचारों को हम समझ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और अब हम आगे चलते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा में दोनों में हम अंतर समझने के लिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का जो स्वरूप होता है वो परिवर्तनशील होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इसमें परिवर्तन का मतलब ये है कि अभी हमने कोई बात कही और फिर अब हमने दूसरी बात कही, तो हमने कही हुई बात में परिवर्तन कर दिया, कोई बदलाव कर दिया। तो इसलिए ये बदलाव ही परिवर्तनशीलता है और परिवर्तनशील इसका गुण है। लिखित भाषा अपरिवर्तनशील है।
अपरिवर्तनशील का मतलब ये होता है कि अब हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी अपरिवर्तनशीलता के कारण ही प्राचीन साहित्य को सुरक्षित रखने में हम सक्षम हैं। हमारे पुराने साहित्य, पुराने ग्रंथ जो हमारे हैं, वो हमारे आज तक सुरक्षित हैं और जिसका हम लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। लिखित भाषा का महत्व बहुत अधिक है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लिखी हुई किताबों से ही ज्ञान अर्जित करते हैं और समझते हैं, सीखते हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों की पुस्तकें पढ़कर हमें उनका लिखित ज्ञान हमें पता चलता है। तो इसलिए लिखित भाषा का महत्व बहुत अधिक है। अब हम आपको ये बताएंगे भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो इसका जवाब है भाष धातु से। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन बताएंगे कि भाषा में किन ध्वनि चिन्हों को स्थान दिया गया है। तो इसका जवाब मैं बताऊंगी सार्थक ध्वनि चिन्हों को। क्यों? अगर सार्थक ध्वनि नहीं होंगी तो भाषा सही से नहीं लिखी जाएगी, और जब सही से नहीं लिखी जाएगी तो भाषा का कोई स्वरूप ही नहीं होगा। इसीलिए सार्थक ध्वनि चिन्हों का ही स्थान दिया गया है हिंदी भाषा में। अब अगला प्रश्न के लिए अगला प्रश्न है कि राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा क्या होती है, इसका उत्तर जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि किसी भी देश की जो राजकाज मतलब शासन की जो स्वीकृत भाषा होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं, यानी वही उसकी राजभाषा होती है। मतलब वो देश जिस भाषा में अपनी शासन चला रहा है, अपने कार्य कर रहा है, तो वो ही राजभाषा कहलाती है। अब अगला प्रश्न हम बताएंगे बच्चों कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसका उत्तर हम देते हैं किसी भी राष्ट्र की जनाकांक्षाओं, आशा, निराशा आदि को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब कोई भी राष्ट्र की जो जनता होती है, किसी भी जो भी अपने विचार उसके होते हैं, जो व्यक्त करती है जिस भाषा में, वो ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम, संपर्क भाषा क्या होती है। संपर्क भाषा से मतलब होता है कि हम अपने देश में, दूसरे प्रांत में, दूसरे भाषियों से हम जिस भाषा में हम संपर्क करते हैं तो वो ही हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। इसको समझने के लिए हम बताते हैं कि जो भाषा विभिन्न भाषियों के बीच संपर्क बनाने का कार्य करती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में ना ही प्रयुक्त होकर अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा बन गई है। मतलब हम हिंदी भाषा में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और इसी में हम अपना काम करते हैं। तो ये हमारी संपर्क भाषा कहलाएगी और ये हमारी संपर्क भाषा है। हिंदी भाषा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वो किस हद तक है, उसे जानने के लिए भी हम अब हिंदी भाषा ने हमारा भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा अपना स्थान बनाया है। भारत के बाहर भी अनेक देशों में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, सूरीनाम है, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, यूरोप, एशिया और अमेरिका में भी इसका बहुत महत्व है। और इसको हिंदी भाषा को विदेशी भाषा के रूप में इसका विकास हो रहा है और लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और इसको सीख रहे हैं। तो ये हमारी हिंदी भाषा का महत्व बहुत अधिक विदेशों में भी हो रहा है। बच्चों, आप समझ गए हैं कि भाषा क्या होती है, लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि भाषा तो बोलने को हम कहते हैं भाषा, लेकिन बोली क्या होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि बोली क्या होती है। तो बोली किसी प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि हर प्रांत में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं और अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि बोली का रूप क्या होता है। तो बोली का रूप जो है अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित इसलिए होता है क्योंकि बोली का विकसित रूप
हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अलग अलग तरह की बात करते हैं, अलग अलग प्रांत में करते हैं, तो इसलिए इसका रूप अल्प विकसित ही होता है। अब अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि बोली का रूप क्या होता है। तो इसका बोली का रूप भी मौखिक होता है, क्योंकि हम इसे रिटन रूप में नहीं लिख सकते। हम इसका रूप जो होता है मौखिक रूप होता है, और इसे हम ओरली यूज़ करते हैं, और इसका रूप मौखिक कहलाता है, और मौखिक ही इसका रूप होता है। अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि क्या बोली में साहित्य की रचना हो सकती है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें किसी साहित्य की रचना हो ही नहीं सकती। लेकिन इसमें किसी प्रांत विशेष की लोक कथाएँ तथा लोकगीत शामिल होते हैं, और हम उसे सुनते भी हैं। हमारे भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसलिए हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां क्या हैं, तो उसके जवाब हम जानते हैं, और हम उसके जवाब के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी के रूप भी बहुत होते हैं, अलग अलग प्रांतों में इसके रूप बदल जाते हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसी तरह पूर्वी हिंदी के जो प्रमुख बोलियां हैं वो इस तरह से हैं: छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली आदि। ये प्रमुख बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी के रूप हैं। और बिहारी हिंदी के में प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं: भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसी तरह राजस्थानी हिंदी में मेवाड़ी, मेवाती, जोधपुरी, हाड़ौती आदि। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बांगरू, ब्रजभाषा, खड़ी। पहाड़ी हिंदी में हिमाचली, गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली आदि। क्या है लिपि का उत्तर हम देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो विचारों अथवा भावों को जो लिख कर प्रकट करने के लिए एक निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इसको आसान शब्दों में हम बताते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो ही लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग वो ही लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये है हमारा अगला सवाल, और उसका जवाब भी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी तरह आप जानना चाहेंगे कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, तो इस तरह से इसी तरह अन्य भाषाओं की अलग अलग लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि होती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है, बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी गई है, और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। बोलो बच्चों, मैं अगला प्रश्न आपको ये इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाएं क्या हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है वो हैं हिंदी, संथाली, संस्कृत, मणिपुरी, कन्नड़, असमिया, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, उड़िया, मलयालम, डोगरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कोंकणी, पंजाबी, मैथिली, बंगाली, उर्दू, मराठी। इस तरह से 22 भाषाएं हैं जो भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाएं हैं। और इसके साथ ही आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या क्वेश्चन आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।